हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एथालमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा एक नया टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। दिल्ली सल्तनत। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक, तो मध्यकाल में आपको विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल इन दोनों को देखना होता है। अब इसमें जितने भी वंश आए हैं उस वंश के अंतर्गत जितने भी शासकों ने शासन किया है उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। सारा हम बिल्कुल संक्षेप में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने सीधे पॉइंट पर आएंगे। और आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि आपका जो पेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, अक्टूबर में चला गया है। लगभग नियर अबाउट 15 या 18 अक्टूबर के आसपास उसका डेट अनाउंसमेंट किया गया है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, समझिए 1 महीना और आपको मिल गया एडवांटेज आपके लिए और उसका पूरा एडवांटेज लीजिए। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक, तो आइए अब शुरू करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर हम पहले बात करें दिल्ली सल्तनत की, ठीक, तो दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे जब मध्यकाल, जब भारत शुरुआत होता है मध्यकाल का, आप देखेंगे पहले जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी जो अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पे। ठीक है, तो जैसे ही अरबों का आक्रमण होता है भारत पे, अब यहाँ की जो परिस्थिति है भारत की अभी धीरे धीरे चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब अरब के बाद आपके कौन आते हैं, गजनी आते हैं। ठीक है, जिसको आपने मोहम्मद गजनवी को बारे में सुना होगा, जिसका पूरा प्रसिद्ध है, सोमनाथ का मंदिर लूटा था। और लास्ट में आपके तुर्की आते हैं। ठीक है, लास्ट में आपके तुर्की आते हैं। तो अब जब ये तुर्की वंश का आप देखेंगे, तुर्की वंश में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो आपका शासन का जो शुरुआत होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत से। किस प्रकार से होता है आप देखेंगे। तुर्की का जब अटैक हुआ था भारत पे, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी था, इसका एक प्रमुख शासक था, है ना। तो उसने भारत पे अटैक किया था और अटैक करने के बाद बहुत सारे जो क्षेत्रों को उसने विजिट कर लिया था भारत में। और उसके बाद भारत में जब वो क्षेत्रों को विजिट किया था तो बाद में वो जितने भी क्षेत्र विजिट किया था उन सभी क्षेत्रों को किसको सौंपा था, उसका एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी अपने सभी विजित क्षेत्र सौंप के और वो फिर वापस लौटता है भारत से। ठीक, तो उसके बाद अब जो भी विजित क्षेत्र इसके हाथ में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के, अब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके विजित क्षेत्रों पर ही अब क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो इस तरीके से गुलाम वंश की शुरुआत होती है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। अगर टाइम पीरियड बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का तो ये आपका होता है 1206 से 1526 तक चलता है। अब इसी में आपके 1206 से 1526 में कई सारे वंश आएंगे। ठीक है, वो सभी बारी बारी दिल्ली पर अपना शासन करेंगे। ठीक, और उसके बाद जैसे ही 1526 के बाद आपका मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, मुगल वंश शुरू हो जाता है, जो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत का जो पहला युद्ध होता है उसमें हरा करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में आपका बहुत ही बैकग्राउंड और उससे से जो इन्फॉर्मेशन था आपके लिए जो महत्वपूर्ण था, आपको पता चला होगा कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, फिर गजनी आते हैं, उसके बाद तुर्की आते हैं। तो आपको ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, आप एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। ठीक, तो सबसे पहले जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे, अरबी थे। क्लियर, इसमें आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार अरब की ओर से आक्रमण किया था। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारा आज का टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं, पूरा संक्षेप में डिस्कस करेंगे और आप वीडियो हमारे बिल्कुल बने रहिएगा, बिल्कुल अटैच रहिएगा, इससे जुड़े रहिएगा, चिपके रहिएगा, ताकि आपका एक भी पॉइंट इधर का उधर ना हो और पूरा फोकस करके देखिएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, गुलाम वंश जो आपका है दिल्ली सल्तनत में, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे वही बात जो आपको मैंने पहले बताया कि तुर्की जो आक्रमण हुआ था उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो तुर्की आक्रमणकारी आते हैं, उसके बाद स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की और इसी के अंतर्गत अलग अलग जो शासकों ने शासन किया होता है। और जिसमें पहला जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला जो वंश होता है उसका नाम क्या होता है, गुलाम वंश।
ये गुलाम वंश मैंने आपको जो बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना करा था, ठीक। और जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको पूरा विजित अपना क्षेत्र सौंप दिया था। चलिए अब हम गुलाम वंश की आज केवल बात करेंगे। गुलाम वंश में जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, ठीक है, तो उसी से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे। हम क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। चलिए देखते हैं गुलाम वंश। एक बात मैं एक चीज़ और बेसिक चीज़ आपको बता दूं, ये गुलाम वंश इसका नाम ही क्यों पड़ा, ठीक। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक देखेंगे वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, और इस वंश में जितने भी शासक इसमें आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, वो सभी एक दूसरे को गुलाम ही होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है। क्लियर, समझ में आई बातें? चलिए अगर हम गुलाम वंश की स्थापना की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी के, देखिए आ गया बात, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इसको स्थापित किया था। कब किया था? तो 1206 से 1290 तक इसका जो भारत पर शासन रहा था, ठीक है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश जो था इसका शासन रहा था। तो आपको ये चीज़ को याद रखना होगा, पहला वंश गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। उसके बाद अगर गुलाम वंश का टाइम पीरियड पूछ ले आपको एग्जाम में तो 1200 से 1290 किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। चलिए अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर बारे में बात करेंगे और 1206 से 1210 ईस्वी तक ये शासन करता है, तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में जो उसका शासक होता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है, गुलाम वंश को स्थापित करता है ये। और उसके बाद देखें तो शुरुआत में गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता था, इसका एक नाम दास वंश भी था। बात वही है क्योंकि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दासों के द्वारा की गई थी, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया हुआ है। तो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण किया, ठीक है, इसने शपथ ग्रहण कहाँ किया था? लाहौर में किया था, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। तो लाहौर में अपना शपथ ग्रहण किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। उसके बाद देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको दानशीलता के कारण जानते हैं, लाख बख्श या लाखों को दान देने वाला कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। तो इसकी उदारता के कारण ही इसको एक संज्ञा दिया गया था। एक इतिहासकार थे, उनका नाम था मिन्हाज। तो मिन्हाज के द्वारा इसे लाख बख्श कहा गया था, जिसका मतलब होता था लाखों को दान देने वाला, ठीक है। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के और बात करें तो इसका जो सहायक सेनापति का क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको इसने ध्वस्त कर दिया था, ठीक। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चागोन खेलते समय हुई। एक पोलो खेल होता था, ठीक है, तो वो उस टाइम चागोन एक गेम हो रहा था, वो खेल रहा था और घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। क्लियर। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मालिक की उपाधि दिया था, मलिक, ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हसन निजाम एवं फ़क़े मुहब्बीर जैसे विद्वान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे, तो ये आपको याद रखना होगा। क्या नाम था? हसन निजामी और फ़क़े मुहद्दिस जो थे, ये विद्वान, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ तथ्यों पे मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीरंदाजी, साहसी व प्रभावशाली व्यक्ति था, ठीक है। इसके द्वारा कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि देखेंगे दिल्ली सल्तनत में भी जो भी स्थापत्य कला
का निर्माण हुआ था, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आपके एग्जाम में। चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे या फिर मुगल वंश की बात करेंगे, तो जितने भी स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, जो भी स्थापत्य कलाओं को विकसित किया गया है, उन सभी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। ठीक, आगे बढ़े हम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, अगर इल्तुतमिश का अगर टाइम हम पीरियड देखेंगे तो 1211 से 1236 ईस्वी तक चलता है। आराम शाह की मृत्यु कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ठीक है, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद शासक बनता है और ये एक अयोग्य शासक होता है, उसका एक अयोग्य उत्तराधिकारी होता है। तो इसकी हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से इसकी हत्या करके और गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश को एक और नाम से जाना जाता है, यह जो इल्तुतमिश था इसको को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और ये किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो यहाँ सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत की अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद अगर हम इल्तुतमिश के सर्वप्रथम बात करें तो अरबी सिक्के टका जिसको कहा जाता था वो चांदी का होता था और जीतल तांबे का होता था। वो किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। यानी इल्तुतमिश के द्वारा कुछ शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे। जो चांदी का होता था उसे टका कहा जाता था और जो तांबे का होता था उसे जीतल कहा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा भारत में एक इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अच्छा इक्ता व्यवस्था क्या होती थी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऐसे देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था, जो साम्राज्य था पूरा, वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। ठीक, तो उसको एक जो शासक होता था केवल उसको पूरा साम्राज्य संभालना होता था। तो इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसको ये लगा कि क्यों ना अगर मान लीजिए हमारा ये साम्राज्य है तो अगर हम छोटे छोटे इसको पार्ट में हम डिवाइड कर दें और यहाँ किसी अपना एक एक व्यक्ति को यहाँ पर हम बैठा दें और वो एक हिस्से को देखेगा तो और वो सभी लोग मुझे आकर के रिपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारा साम्राज्य वो अच्छे से सुरक्षित भी हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी सही रहेगी। तो क्या किया, इसे अपने साम्राज्य में छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया और ये छोटे छोटे भागों में जो डिवाइड किया इसे ही इक्ता कहा जाता है। ठीक, और इक्ता व्यवस्था ये जो इसको संचालित करने का कार्य जो व्यक्ति करता था उसे कहा जाता था इक्तादार। क्या कहा जाता था? इक्तादार। अब जो ये जो इक्तादार होता था, अब अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था, जो भी सैन्य व्यवस्था था, उसी के द्वारा उसको संभाला जाता था, उसका देखरेख किया जाता था। और वहाँ पे जो भी कृषि कार्य होते थे वो जो इक्तादार होता था उसी के देखरेख में वो होते थे। और जो भी टैक्स वसूल किया जाता था वो इक्तादार के द्वारा किया जाता था। और उसके बाद उनसे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी सूचनाएं होती थी, वो इक्तादार सीधे इल्तुतमिश को रिपोर्ट करता था। तो इस तरीके से जो इल्तुतमिश जो इक्ता व्यवस्था थी वो चल रही थी। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और इक्ता व्यवस्था क्या होता है, कोई भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगान का स्थापना किया था, जिसे हम 40 दलों के नाम से जानते हैं। उसमें 40 उसके गुलाम जो सरदार हुआ करते थे, उसने एक संगठन बनाया था और उन्हीं के द्वारा जो भी अपना ये विजय अभियान करता है उन 40 सरदारों के द्वारा ये करता है। तो एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तुर्कान चिहलगान क्या था या इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था, एक संगठन था। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो बगदाद के खलीफा अल इमाम मुंतशिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता दी और उसे मुसलमानों में प्रधान तथा खलीफा के सहायक नासिर अमीर, ठीक है, नासिर अमीर उल मुद्दीन की उपाधि से उसको विभूषित किया था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, देखिए इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। ठीक है, अब रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में अगर हम देखें तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन किया, परंतु उसकी अयोग्यता के कारण जो तुर्की के जो अमीर थे उन्होंने रजिया बेगम को दिल्ली पर क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया।
ठीक है। अब यहाँ से जो रजिया बेगम है वो दिल्ली पर अपना शासन करेगी, ठीक है। देखिए रजिया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है 1236 से 1240 ईस्वी तक माना जाता है। रजिया दिल्ली का सुल्तान बनने वाली पहली मुस्लिम शासिका महिला थी, ठीक है। दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका महिला रजिया सुल्तान थी, जिसने दिल्ली के शासन को संभाला था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान काबा यानी चोगा एवं कूल्हा पहनकर दरबार में कार्रवाइयों को उसमें हिस्सा लेती थी, ठीक है। अगर हम देखें तो अबिसिनिया के हबसी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर ए आखूर एवं मालिक हसन गौरी को सेनापति पद पर प्रतिष्ठित किया था, ठीक। उसका अगर हम देखें तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था, क्लियर। कैथल के निकट डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? कैथल के निकट किया गया था, डाकुओं के द्वारा हत्या कर दिया गया था और इसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान का जो मूल्यांकन हम कर लेते हैं। रजिया सुल्तान ने लगभग 3 वर्ष से 6 माह तक शासन किया था। स्त्री होकर भी रजिया स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। यानी अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे जिस टाइम पे महिलाओं को बहुत पीछे माना जाता था, खास करके मुस्लिम कैटेगरी में, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में यह था कि पुरुष प्रधान जो पुरुष होगा वही शासन कर सकता है, वही शासक बन सकता है, महिला शासक नहीं बन सकती है। जब रजिया सुल्तान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और दिल्ली का सिंहासन संभालती है तो उस टाइम जो अमीर जो थे, जो तुर्की के जो अमीर थे, वो इसका बहुत विरोध करते हैं, है ना। और अंतोगत्वा लास्ट में उसको साजिश के तौर पर रजिया सुल्तान की मृत्यु करवा दी जाती है, ठीक। और लास्ट में फिर वही पुरुषों का शासन आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो स्त्री होकर की भी जो स्त्री की दुर्बलता है, ठीक है, वो नहीं दिखाया रजिया सुल्तान ने, ठीक है। तो अपने आप में देखें तो इसने महिलाओं को इनकरेज किया, क्लियर। चलिए अगर हम देखेंगे तो एला फिंस्टीन के अनुसार यदि रजिया सुल्तान स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। में भी हो सकता है, लेकिन ये इसको कहा किसी ने? एल्फिस्टीन ने कहा था, ठीक है। इस कथन से ये निकल के आता है कि रजिया सुल्तान एक बहुत ही मजबूत और कठोर और बहुत ही बिल्कुल आप देखेंगे तो निपुण शासिका थी, क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करें तो अगला हमारा है अलाउद्दीन शाह का, ठीक। अलाउद्दीन शाह की बात करें तो रजिया के बाद बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह अल्पकाल के लिए शासक बने थे, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं गयासुद्दीन बलबन पे, ठीक। अगर हम गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो 1266 से 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर बलबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया था, ठीक। बलबन ने किसको गद्दी पर बैठाया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया था। किसकी हत्या करके? अलाउद्दीन मसूद शाह को। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, ठीक है। उलुग खां की उपाधि बलबन को किसके द्वारा दिया गया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखेंगे तो सल्तनत का नईब मामलिक कात यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दिया था। कितने सौंपा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन के हाथों में उसको उपाधि दे करके सौंप दिया था। उसके बाद बलबन के द्वारा क्या किया जाता है? देखिए तुर्कान चहलगान की क्या कर दिया जाता है? इसको नष्ट कर दिया जाता है। जो तुर्कान चहलगान जो रजिया यानी जो आपकी इल्तुतमिश थी उसके द्वारा चलाया गया होता है, ठीक। तो जब बलबन आता है तो तुर्कान चहलगान 40 सरदारों का जो दल होता है, जो संगठन होता है, उसको बलबन क्या करता है? समाप्त कर देता है। उसके बाद देखें तो बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। और बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोज जैसी परंपरा को चलाया था। इसमें होता ये था कि जो सुल्तान होता था और सुल्तान के जो प्रजा होते थे
तो प्रजा को उसके सुल्तान को पैरों के नीचे उसको झुक करके उसको पैरों को चूमना होता था। तो इस तरीके से ये सिजदा और पैबोस ये प्रथा थी, इसकी चलाई गई थी इसके द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और खुद को ईरानी हीरो अप्सरसिया वंशज घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद देखें तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बलबन ने कटपुर और बर्बरता तरीके से 40 मंडल को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर बलबन ने दीवान ए आरज यानी केंद्रीय प्रशासन विभाग और दीवान ए बरीद यानी केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। कौन कौन से इसके दो अगर आप देखेंगे तो संस्थान से विभाग से स्थापित किया जाने वाला एक आपका है दीवान ए आरज। ये किस प्रकार का विभाग था? ये सैन्य विभाग था। ठीक, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दीवान ए बरीद क्या होता था? ये केंद्रीय गुप्तचर विभाग होता था। यानी इन दोनों की जो स्थापना है विभाग की किसने किया था? बलबन ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर हम आगे देखें तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, ठीक है, और अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। ठीक, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। आगे अगर हम देखेंगे तो शमसुद्दीन कैमूअर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूअर्स था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, और आपने वीडियो पूरी देखी होगी हमारी शुरू से लास्ट तक। और आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे। जो भी पेट का सिलेबस है आपके, इसके बाद जो अगला जो वंश है आपका दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत आपका कम से कम 4-5 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पूरा फिनिश होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा हमारे वीडियो देखने में। ठीक, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पे और कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। तो बाकी और कल आपका 15 अगस्त है, ठीक है, तो आप अच्छे से कल सेलिब्रेट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम कल मिलेंगे नेक्स्ट डे पे। तो धन्यवाद।